हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। स्वागत है आप सभी का 7 स्टार पाठशाला के प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम 2 जून के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। सेशन को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। वही हमारा फॉर्मेट रहने वाला है, कुछ करंट अफेयर आज के लिए हम डिस्कस करेंगे, देन लास्ट में फास्ट फॉरवर्ड हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे आज की क्लास से रिलेटेड, जिनका आंसर आप लोगों को करना है। यदि आप लोगों ने क्लास अच्छे से ली है तो आप उनका आंसर आराम से कर सकते हो। तो क्लास को ध्यान से देखना है, बहुत अच्छे से देखना है, जिससे कि इन क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर कर पाओ। ठीक है, पहला आपके पास करंट अफेयर है, ध्रुवा डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस नीति दस्तावेज का विमोचन किया गया है, इसको लॉन्च किया गया है। अब ध्रुवा क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर क्वेश्चन बहुत आराम से पूछा जा सकता है। ध्रुवा देखो, एक तरीके से जिस तरीके से आप लोगों को आधार कार्ड मिला हुआ है, आपको और मुझे आधार कार्ड मिला हुआ है, आधार कार्ड क्या है, हमारी एक आइडेंटिटी तो है। हर व्यक्ति का आधार कार्ड अलग अलग होता है, किसी भी व्यक्ति के आधार कार्ड के नंबर मैच नहीं होते, है ना। तो ये क्या है, हर व्यक्ति का अपना पर्सनल पहचान है, पर्सनल आईडी है। इस तरीके से ही जो ध्रुवा है ना, वो क्या करेगा, आईडी ही देगा। क्या करेगा, 10 नंबर की एक आईडी रहेगी। आईडी दी जाएगी किसको, हाउसेस को। किसको दी जाएगी, हाउसेस को, या फिर आपकी क्या बोल सकते हो, जगह को, एड्रेस को आईडी दी जाएगी। आज के टाइम पे आप लोग क्या करते हो, यदि कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं हम लोग, ऑनलाइन ऑर्डर करने पर हम लोग अपना एड्रेस डालते हैं, है ना, कि आप अपने घर का एड्रेस डालोगे, उस एड्रेस पर चीज डिलीवर हो जाएगी। लेकिन अब क्या किया जा रहा है, एड्रेस के साथ साथ आपका जो घर का, आपका दुकान का जो भी एड्रेस है, उन चीजों के लिए एक आईडी मेंशन की जाएगी। इस घर की एक आईडी होगी, और आईडी भी कैसी होगी, डिजिटल आईडी। ठीक है, डिजिटल आईडी होगी, 10 नंबर की आईडी होगी। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा होगा कि जब भी आप कोई कुरियर सर्विस अवेल करना चाहते हो, यदि कोई चीज ऑर्डर करना चाहते हो, ऑनलाइन डिलीवर करवाना चाहते हो अपने घर पे, तो जो कुरियर पार्टनर्स है ना, उनको बड़ी आसानी हो जाएगी। एक जगह पे जो आपका घर है ना, वहां पे क्या कर देंगे, उस आईडी के माध्यम से सीधे चीजें डिलीवर कर देंगे, है ना। और वो आईडी कैसी होगी, आप कहें तो जिस तरीके से हम लोकेट करते हैं ना, जैसे हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के माध्यम से चीजों को लोकेट करते हैं। यदि आपने ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट पढ़ा हो तो हमारी अर्थ पर क्या होती है, अर्थ पर क्या होती है, इमेजिनरी लाइंस होती है। ठीक है, इमेजिनरी लाइंस होती है। ये लॉन्ग वाली लाइंस को, खड़ी लाइनों को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, और बैठी लाइनों को क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं। इनसे किसी प्लेस की लोकेशन डिसाइड होती है। जैसे जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो इस जगह की लोकेशन यहाँ इंटरसेक्शन से पता चलेगी, इस जगह की लोकेशन यहाँ से पता चलेगी। इंटरसेक्शन कहाँ पे है, उसका एड्रेस देखा जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जो ध्रुवा है, ये इसी तरीके से काम करेगा, किसी जगह को लोकेट कर लेगा, उसके आधार पर ही 10 नंबर की एक डिजिटल आईडी इस प्लेस को असाइन कर दी जाएगी, और उस जगह को ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। यदि गवर्नमेंट को कोई स्कीम लॉन्च करनी है, घर घर को सामान पहुंचाना है, घर घर को चीज पहुंचानी है, तो तब भी ये चीज आसान हो जाएगी, और कुरियर पार्टनर्स के लिए तो बहुत आसान हो जाएगा, है ना। तो यही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, आप लोग इस चीज को देख सकते हो। और ये जो हमने देखा ना, ये जो एड्रेस आपको असाइन किया जाएगा, 10 नंबर का जो आईडी असाइन की जाएगी, उसको हम क्या बोल रहे हैं, डिजी पिन बोल रहे हैं। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्रुवा क्या है, ये इंपॉर्टेंट है इस चीज में से, प्लस एक डिजी पिन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। दो चीजें बहुत अच्छे से याद रखनी है। डिजी पिन ये एक डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर है, जो कि राष्ट्रीय पता ग्रिड या फिर राष्ट्रीय नेशनल एड्रेस ग्रिड का हिस्सा है। यह पते को एक विशिष्ट जियो कोड देता है। ठीक है, हमने जियो कोड देखा, जियो स्पेशल एड्रेस। जियो स्पेशल एड्रेस मतलब वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के माध्यम से डिसाइड होने वाला एड्रेस क्या है, डिजी पिन है, जो आपके हाउस को या फिर आपके किसी भी क्या बोल सकते हो जगह को असाइन किया जाएगा। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका, पता प्रणाली को सरल, सुरक्षित और नागरिक केंद्रित बनाना। यह मॉडल विभिन्न सेवाओं में पता डेटा का सुरक्षित और सहमति आधारित उपयोग सुनिश्चित करता है। पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण। अब ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो, मैंने आपको उपयोग बता दिया, उद्देश्य बता दिया। आई होप आपको चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो, आराम से समझ में आ जाएगा। जिसको जिस मीडियम में पढ़ना है उसमें पढ़ लेना। ठीक है, दिल्ली में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट मामलों के लिए 34 डिजिटल अदालतों का उद्घाटन किया गया है। किस चीज के लिए किया गया है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंदर जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको निपटारा करने के लिए, उनके विवादों का निपटारा करने के लिए 34 डिजिटल अदालतें खोली गई हैं। पहली बात तो डिजिटल अदालतें क्या होती है, जिसमें सारा काम डिजिटली होता है। वैसे आप लोग देखते हो ना, जैसे टीवी में हम लोग देखते हैं, अदालत आती है, अदालत होती है, जज बैठा होता है, एक सामने 2 वकील होते हैं, फिर एक मुजरिम साइड होता है, एक कौन होता है, डिफेंडर होता है, एक प्रोसिक्यूशन होता है।
ऐसे देखने वाला सेटअप हम अदालत को देख के इमेजिन करते हैं ना, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज नहीं होने वाली। सारी सेटअप क्या होगा, ऑनलाइन होगा, ठीक है। सब जगह से हियरिंग जो होगी ऑनलाइन होगी, जो दोनों पार्टीज है वो ऑनलाइन किसके अंदर शामिल होंगी, इस केस के अंदर शामिल की जाएंगी। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, डिजिटल अदालत। सारा काम क्या हो रहा है, जज भी डिजिटली बैठा है और सामने वाली दो पार्टीज भी डिजिटली बैठी हैं, ठीक है, ऑनलाइन बैठी हुई हैं। तो ये क्या है, डिजिटल अदालत हो गई। दूसरा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो, जैसे आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझो, जैसे चेक्स, जैसे प्रोमिसरी नोट्स। तो इसमें क्या होता है, एक क्या हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आपको बता रही हूं, एक डॉक्यूमेंट है, एक नोट है जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ है कि इतना इतना पैसा, मान लो कि 10,000 रुपए मैं इतनी तारीख को और इस व्यक्ति को दूंगा, ठीक है। 10,000 रुपए मैं इतनी तारीख को इस व्यक्ति को मुझे देने हैं। यदि ये चीज एक किस पे, डॉक्यूमेंट पर लिखी होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसको आप पहले भी एनकैश करा सकते हो, उस डेट पे भी एनकैश कराया जा सकता है जो डेट इसके अंदर मेंशन की गई है, ठीक है। समझ में आया। पहले होता था ना, जैसे जिसको हम क्या बोलते थे, हुंडी भी बोला जाता था। यदि आपने हिस्ट्री पढ़ी है ना, तो उसमें आपने देखा होगा, है ना। तो ये क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वही चीज है, एक नोट है जिसके ऊपर लिखा हुआ है इतने रुपए मैं इस व्यक्ति को इतने समय पर दे दूंगा, ठीक है। अब ये चीज मान लो, ए को किसको देना है, बी को देना है प्रॉमिसरी नोट। मतलब ए ने क्या किया है, सामान लिया है, बी से खरीदा है। अब ए को बी को पैसे देने हैं, पैसे की बजाय इसने क्या दे दिया, ये नोट पकड़ा दिया बी को कि तेरे को पैसे तो नहीं दे रहा, मैं तेरे को ये नोट दे रहा हूं, तेरे को 10,000 रुपए में क्या करूंगा, इस दिन को इस तारीख को पकड़ा के चला जाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉमिसरी नोट का, ये हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट काम करता है। इसका एग्जाम्पल है चेक। चेक पे भी लिखा होता है कि 10,000 रुपए आपको इस दिन को आप जाके एनकैश करा सकते हो, अपने बैंक में जाके चेक डालोगे और आपके खाते में इतने रुपए आ जाएंगे। समझ में आया। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है, एक नोट जिसके ऊपर चीजें लिखी हुई होती है कि इतनी तारीख को इतना रुपया आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब दिल्ली में किया गया है, ये भी याद रख लो, ठीक है। दिल्ली में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के विवादों के निपटारे के लिए 34 डिजिटल अदालतों का उद्घाटन किया गया है। इस जो न्यूज है, इससे आपको इतनी ही चीजें याद में रखनी है, ठीक है। आगे देखो, ये सारी चीजें लिखी गई हैं, 34 डिजिटल अदालतें हैं। अब देखो, किसने कहा, जैसे किसी ने बोला कि मैं आपको इतनी तारीख को इतना पैसा दे दूंगा, लेकिन मान लो किसी ने नहीं दिया, ठीक है, किसी ने पैसा कम दिया, या फिर जो भी तरीके के विवाद इस चीज के अंदर आ रहे हैं, तो उन विवादों को सुलझाने के लिए डिजिटल अदालतें बनाई जा रही हैं। आपको पता चल गया होगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर जितने भी मामले आते हैं, वो सारे मामले इसके अंदर सुने जाएंगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ऑफ 1881, ठीक है। इस एक्ट के अंदर जितनी भी चीजें लिखी गई हैं, वो सारी इसके अंदर सुनी जाएंगी। इससे क्या होगा, न्यायिक प्रक्रिया तेज हो जाएगी। हमारे साधारण जो कोर्ट्स हैं, उसके अंदर वैसे ही इतने सारे मामले अटके रहते हैं। अब हम इनको सुनने बैठेंगे, चेक बाउंस के मामले, या फिर आप कहो ये प्रॉमिसरी नोट्स के मामले सुनने बैठेंगे, तो हमारे कोर्ट्स के पास इतना टाइम नहीं है। इस वजह से ये वाला हमने फास्ट फॉरवर्ड अदालत बना दी, जो डिजिटली बैठे बैठे काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा डिजिटल अदालतें हो गई, जो दिल्ली में खोली गई है। 34 अदालतें हैं और इनका काम क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत सुनवाई करना, ठीक है। आगे बढ़ो। ये तो हो गया हमारा भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 का क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। नोमैडिक एलिफेंट क्या है, एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। किसके बीच में कंडक्ट करवाई जाती है, इंडिया और मंगोलिया के बीच में, ध्यान रखना है, ठीक है। कब से शुरू हुई थी, 2006 से शुरू हुई थी, ठीक है। 2006 से शुरू हुई थी। क्या किया जाता है, ऑल्टरनेटिव किया जाता है, एक साल मंगोलिया में, एक साल भारत में, एक साल मंगोलिया में, एक साल भारत में, इस तरीके से इसको कंडक्ट करवाया जाता है। सैन्य अभ्यास है, दोनों जगह की मिलिट्री आती है, आपस में एक दूसरे की क्या करती है, अपनी अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करती है, साथ में क्या करती है, उसको कोऑपरेट करती है कि यदि आगे जरूरत पड़े हमें साथ में कोऑपरेट करने की, तो कैसे करेंगे। तो ऐसी ही चीजें संयुक्त सैन्य अभ्यास में की जाती है। नाम केवल याद रखना बहुत जरूरी है, नोमैडिक एलिफेंट। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नोमैडिक एलिफेंट किस किस देश के बीच में होने वाला सैन्य अभ्यास है। क्या भारत और चाइना के बीच में है, क्या इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, क्या इंडिया और मंगोलिया के बीच में है, या फिर इंडिया और यूएसए के बीच में है। याद रखना है, इंडिया और मंगोलिया के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है नोमैडिक एलिफेंट, ठीक है। 2025 का इसका संस्करण क्या है, 31 मई से 13 जून के बीच में करवाया जा रहा है। कहां पे करवाया जा रहा है, इस बार नंबर है मंगोलिया का उलन बटोर, ठीक है। पहला आयोजन
2006 से है, ठीक है, 2006 से बारी बारी से भारत और मंगोलिया में आयोजित किया जा रहा है। पिछला संस्करण 2024 में, देखो पिछला वाला भारत में हुआ था, तो ये वाला उलन बटोर मतलब मंगोलिया में होने वाला है, ठीक है। सेनाओं के बीच तालमेल बैठाना, हर एक्सरसाइज की नॉर्मली क्या होता है, यही उद्देश्य होते हैं। क्यों जा रहे हैं एक दूसरे के साथ काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भविष्य में यदि जरूरत पड़ जाए तो एक दूसरे के साथ अच्छे से काम कर सके, पता ना चले कि कहीं तुम्हारा सैनिक क्या बोल रहा है किसी को समझ ही नहीं आ रहा, तुम्हारे हथियार कैसे चल रहे हैं समझ में ही नहीं आ रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए युद्ध के टाइम पे, ठीक है। तो इसलिए पहले से ही कॉपरेट करके रखें कि आगे जरूरत पड़े तो हम कर लें आराम से, ठीक है। नेक्स्ट हमारी न्यूज है, सेरेना विलियम्स को 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ ऑस्टेरिस स्पोर्ट्स अवार्ड दिया गया है। अवार्ड सेरेना विलियम्स को 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ ऑस्टेरिस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये खबर इतना ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ये अवार्ड है और किसको सम्मानित किया गया है 2025 के लिए। ऑस्टेरिस प्रिंसेस ऑफ ऑस्टेरिस अवार्ड ये किसको मिला है 2025 का, सेरेना विलियम्स को मिला है, ठीक है। अब ये जो प्रिंसेस ऑफ ऑस्टेरिस स्पोर्ट्स अवार्ड है ये देता कौन है, तो स्पेन का प्रतिष्ठित पुरस्कार है, ठीक है, स्पेन का प्रतिष्ठित पुरस्कार है, ये याद रख सकते हो। दूसरी चीज इसमें क्या है, यूरो, ये यूरो का साइन है, ठीक है, पता होगा आप लोगों को, ठीक है। यूरो 50,000 क्या दिया जाता है, कैश दिया जाता है। कैश कितना मिल रहा है आपको, 50,000 यूरो का कैश मिल रहा है, ठीक है। अब ये दिया किस किस क्षेत्र में जाता है, स्पेन दे रहा है, ठीक है। स्पेन में 50,000 रुपए आपको कैश मिल रहे हैं। दूसरा कौन से क्षेत्र में दिया जा रहा है, आर्ट्स के क्षेत्र में, ठीक है। सोशल साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, साइंटिफिक रिसर्च हो गई, लिटरेचर हो गया, और एक हमारा क्या हो गया, स्पोर्ट्स हो गया। इन कैटेगरीज के अंदर आपको ये अवार्ड दिया जाता है। सेरेना विलियम्स हमारी टेनिस की खिलाड़ी है, तो मतलब कि कौन सी कैटेगरी, स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर इनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। हर साल दिया जाता है, स्पेन देता है, और 50,000 यूरो का कैश और इस क्षेत्र में दिया जाता है। टेनिस में उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए, बल्कि समाज और खेल में लैंगिक समानता को प्रमोट करने के लिए उनको ये सम्मान दिया गया है। सेरेना ने अपने करियर में 73 एकल खिताब जीते हैं, 73 सिंगल्स इन टेनिस टूर्नामेंट में उन्होंने जीते हैं। 23 ग्रैंड स्लैम खिताब भी जीते हैं, जो ओपन एरा में सबसे अधिक है। 23 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते हैं। ग्रैंड स्लैम क्या होते हैं, जो आप जो बिग टूर्नामेंट्स होते हैं टेनिस के, उसमें जो खिताब जीतते हो उसको क्या बोलते हैं, ग्रैंड स्लैम बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा 23 ग्रैंड स्लैम जीतने का खिताब किसको हासिल है, जो टाइटल है वो किसको मिला हुआ है, सेरेना विलियम्स को मिला हुआ है। 4 बिगर टूर्नामेंट कौन से होते हैं आपको पता है, 4 टूर्नामेंट कौन कौन से होते हैं टेनिस के, देखो एक हमारा क्या है, पहला देखो इसको, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। सबसे पहला है हमारे पास ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन। दूसरा है हमारे पास फ्रेंच ओपन, ये टेनिस टूर्नामेंट्स है जिनके नाम है ये, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, और लास्ट है यूएस ओपन। साल में ये 4 बार कंडक्ट करवाए जाते हैं। ये कब होता है, जनवरी में होता है। फ्रेंच ओपन कब होता है, मई जून में होता है, मई जून में होता है। ये कब होता है, जून जुलाई में होता है। और ये कब होता है, अगस्त सितंबर में होता है। कब होता है, अगस्त सितंबर में करवाया जाता है। 4 टूर्नामेंट है टेनिस के, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं को, इनमें जो जीतता है ना वो क्या कहलाता है, ग्रैंड स्लैम का खिताब हासिल किया हुआ माना जाता है। 4 साल में 4 हमारे क्या होते हैं, बिग टूर्नामेंट करवाए जाते हैं टेनिस के। फिलहाल के लिए यदि आप बात करो क्या चल रहा है, जून चल रहा है, तो फिलहाल क्या चल रहा है हमारा, फ्रेंच ओपन चल रहा है। फ्रेंच ओपन का 2025 का जो संस्करण है वो अभी करवाया जा रहा है। कहाँ पे क्या है, यदि आप बात करो तो 26 मई 2025 से 8 जून 2025, 8 जून 2025 तक हमारा क्या चलने वाला है, फ्रेंच ओपन चल रहा है। फ्रांस के अंदर पेरिस में ये आयोजित करवाया जा रहा है। कहां पर,
पेरिस में आयोजित करवाया जा रहा है और पेरिस में इनका क्या है, क्ले कोर्ट, ठीक है, क्ले कोर्ट है, यहाँ पे जीतना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। क्ले कोर्ट के अंदर पेरिस में 26 मई से 8 जून तक फ्रेंच ओपन 2025 का चल रहा है, हमने देख लिया क्योंकि फ्रेंच ओपन मई से जून में होता है, ठीक है। इसके बाद सेरेना विलियम्स के बारे में और चीजें देख लो। 2022 में उन्होंने क्या कर लिया था, संन्यास ले लिया। पुरस्कार राशि इसकी हमने देख ली 50,000 यूरो है। समारोह में स्पेन की राजकुमारी लियोनोर की अध्यक्षता में हर साल ओविडियो में आयोजित किया जाता है। स्पेन की जगह ओविडियो, याद रख सकते हो चाहो तो। पूर्व विजेताओं में लिंडसे वोन, आईओसी रिफ्यूजी ओलंपिक टीम, न्यूजीलैंड रग्बी टीम। एक ये पर्सन को नहीं मिलता, जरूरी नहीं है कि एक सिंगल पर्सन को मिले, किसी इंस्टीट्यूशन को या फिर किसी टीम को भी दिया जा सकता है, ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा सकता है, इसलिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि टीम को भी दिया जा रहा है, ठीक है। 2025 का किसको मिला है, सेरेना विलियम्स को मिला है, याद रख सकते हो, ठीक है, याद रखना है, रख सकते हो नहीं, याद रखना है, ठीक है। ये सारी चीजें इसलिए थोड़ी पढ़ रहे हैं कि याद रख सकते हो पे नहीं चल रही चीजें, ठीक है। रेलवे ने पहली बार कश्मीर से मुंबई तक चेरी की ढुलाई की है। कश्मीर से मुंबई तक पहली बार क्या है, किस माध्यम से मुंबई तक चेरी की ढुलाई शुरू की गई, रेल माध्यम से की गई है। पहले रोड नेटवर्क से किया जाता था ये काम, पहले किससे किया जाता था, रोड नेटवर्क से किया जाता था, अब ट्रेन के माध्यम से भेजा गया है, तो टाइम इसमें क्या हो गया, कम हो गया, कॉस्ट भी कम हो गई, ठीक है। रेलवे ने कश्मीर के कटरा स्टेशन से मुंबई तक 24 टन क्या भेजी है, चेरी भेजी है, ठीक है। पहले यात्रा सड़क मार्ग से 6-7 दिन में होती थी, अब 33 घंटे में मात्र क्या हो जा रहा है, क्या हो जा रही है, यात्रा पूरी हो जा रही है। 75% की लागत में कमी आई है, ऑब्वियसली समय में भी कमी आई है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी घटेगी, ठीक है। कश्मीर में 95% चेरी उत्पादित की जाती है, ये सबसे जल्दी खराब होने वाला फल है, इसलिए ट्रेन से हम क्या करेंगे, तेजी से इसको देश के हर कोने में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो 95% चेरी कश्मीर में उत्पादित होती है, ये भी याद रखा जा सकता है। पेरिशेबल गुड है चेरी, ये तो सबको पता है, ठीक है। किसानों की आय से दुगनी हो जाएगी, ठीक है, ये हमारा जो गोल है किसानों की आय को दोगुनी करने का, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा देखो, नीरज चोपड़ा क्या बने हैं, ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नीरज चोपड़ा जो कि हमारे क्या है, जैवलिन थ्रो करते हैं, ओलंपिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल भी लिया था। कौन से वाले ओलंपिक्स, टोक्यो ओलंपिक्स जो थे हमारे 2021 के, और इसके बाद 2024 के जो पेरिस ओलंपिक्स हुए थे उसमें इन्होंने क्या लिया था, सिल्वर लिया था। तो ये क्या बनाए गए हैं, ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी जो हमारी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं उनके कौन कौन से हमारे क्या हैं, ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। सबसे पहले हमने देख लिया नीरज चोपड़ा किसके बनाए गए हैं, अभी ऑडी इंडिया के बनाए गए हैं। फिर शाहरुख खान है हुंडई मोटर इंडिया के, सचिन तेंदुलकर है बीएमडब्ल्यू इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर, रणबीर कपूर है रेनॉल्ट इंडिया के, जॉन इब्राहिम है निसान इंडिया के, आमिर खान है टोयोटा इंडिया के, सुनील शेट्टी है फोर्ड इंडिया के, और अमिताभ बच्चन है फोर्स मोटर्स के। तो ये सारे नाम आप फेमस याद रख सकते हो, और कौन कौन सी कंपनीज ने, ऑटोमोबाइल कंपनी ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। एक दो बार देख लोगे तो ये लिस्ट याद हो जाएगी, इतना मुश्किल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो, शांग्रीला डायलॉग का 22वां संस्करण आयोजित किया गया है। शांग्रीला डायलॉग डिफेंस पर और सिक्योरिटी पर क्या होता है, एक मीटअप होता है जिसमें सब लोग डिस्कस करते हैं बैठ के कि डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में क्या क्या हम कॉपरेशन कर सकते हैं। शांग्रीला कहाँ पे है, सिंगापुर में आयोजित किया जाता है। शांग्रीला का 2025 का संस्करण है। इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने इसमें पार्टिसिपेट किया। 22वां संस्करण है शांग्रीला का। एशिया का सबसे बड़ा रक्षा और सुरक्षा सम्मेलन है, एशिया का सबसे बड़ा सिक्योरिटी और डिफेंस समिट है, कॉपरेशन है एक तरीके से कह सकते हो। इसमें दुनिया भर के रक्षा मंत्री, सैन्य प्रमुख, नीति निर्माता और रणनीतिक विशेषज्ञ शामिल होते हैं, जो बैठ के कॉपरेशन की बात करते हैं। सम्मेलन शुरू कब हुआ था, 2002 में शुरू हुआ था, और हर साल जून में कहां पे आयोजित किया जाता है, सिंगापुर के शांग्रीला होटल में आयोजित किया जाता है। लंदन की इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज और सिंगापुर के रक्षा मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें 2002 में शुरू हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2002 में शुरू हुआ था। प्लस ये कहां पे आयोजित किया जाता है, हर साल जून में सिंगापुर के शांग्रीला होटल में आयोजित किया जाता है। और इस बार 2025 में क्या था, 22वां संस्करण था, ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। शांग्रीला डायलॉग में क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, सीमा विवाद, सैन्य सहयोग इत्यादि चीजों पर बातचीत होती है। इनके उद्देश्य ना बहुत इजी होते हैं, आप लोग खुद से अंदाजा लगा सकते हो। शांग्रीला, बस आपको इतना पता होना चाहिए
किस चीज से रिलेटेड है, हल्का सा अंदाजा होना कि चलो सुरक्षा से संबंधित है, डिफेंस से संबंधित है, तो फिर उसके अंदर यही सारी बातें होंगी। आतंकवाद से संबंधित हो गया, साइबर सुरक्षा हो गई, ये सारे ही इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित मुद्दे हैं। ठीक है, सम्मेलन का स्वरूप 2 प्रकार का होता है, खुले सत्र और बंद कमरे की बैठकें। इतना याद रखना जरूरी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, गोवा बना पूर्ण साक्षर राज्य। गोवा का जो स्टेट डे होता है 30 मई, 30 मई को गोवा का पूर्ण राज्यत्व दिवस मनाया जाता है। उस दिन गोवा को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया। वैसे जो इंडिया लेवल की जो रैंकिंग होती है ना, इंडिया लेवल पे जो हमारा सर्वे कंडक्ट कराया जाता है, उसमें अभी भी गोवा पूर्ण रूप से साक्षर वैसे नहीं बना है, लेकिन गोवा का जो खुद का सर्वे है उसके अंदर गोवा ने 95% प्लस लिटरेसी हासिल कर ली है। तो आफ्टर केरला गोवा क्या बन गया है, हमारा सेकंड स्टेट बन गया है जो पूरी तरीके से क्या हो चुका है, साक्षर हो चुका है। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत गोवा को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कर दिया है। इतना याद रखना है इस न्यूज के अंदर से। पहली चीज, 30 मई को गोवा का क्या मनाया जाता है, राज्य दिवस मनाया जाता है, ये याद रखना है। 95% साक्षरता का राष्ट्रीय मानक पार कर लिया है। ऐसा नहीं है 100% होना जरूरी है, 95% पार कर लोगे तो आपको क्या माना जाएगा कि आप पूरी तरीके से साक्षर हो चुके हो। पहला राज्य क्या है हमारा, केरल है। सबको पता है ये बात कि केरल में क्या है, लिटरेसी रेट बहुत हाई है। तो पहला राज्य जो पूर्ण साक्षर बना, सेकंड हो गया गोवा। ठीक है, ये इतना याद रखना जरूरी नहीं है। इसका लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकार ने होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच अपनाई, मतलब कि सब लोग मिलकर काम करेंगे। पंचायत हो गई, स्टेट की और भी जितनी भी अथॉरिटीज हैं, पंचायत है, सामाजिक कल्याण विभाग है, महिला और बाल विकास है, शहरी प्रशासन आदि सभी विभागों ने मिलकर काम किया, तब इतना बड़ा हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सकता है। ठीक है, यह उपलब्धि एनईपी 2020 और उल्लास योजना के अंतर्गत भारत को 2030 तक क्या बनाना है, पूर्ण रूप से साक्षर बनाना है, उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ठीक है, उल्लास योजना किससे संबंधित है ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, उल्लास नव भारत योजना का संबंध किस क्षेत्र से है, शिक्षा से या फिर स्वास्थ्य से या फिर और आपके किसी बोल सकते हो ऑटोमोबाइल से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा से ये संबंधित है उल्लास योजना, याद रखना है। ठीक है, क्या उद्देश्य है इसका कि भारत को 2030 तक क्या बनाना है, पूर्ण साक्षर बनाना है। तो गोवा क्या बन गया, हमारा देश का दूसरा स्टेट जो कंप्लीट तरीके से क्या है, साक्षर है, लिटरेट है। पुणे में पहला निवेशक शिविर शुरू किया गया। पुणे में क्या शुरू किया गया, पहला निवेशक शिविर। निवेशक इन्वेस्टर्स के लिए क्या लगाया गया है, कैंप लगाया गया है। ठीक है, शिविर को कैंप ही बोलते हैं। अब निवेशक शिविर है तो निवेशक शिविर क्या काम करेगा, निवेशकों को जागरूक करने का काम करेगा। जितने भी लोग इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा कमाने के बाद उसको शेयर मार्केट में लगाते हैं या फिर किसी और जगह भी इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको जागरूक करने का काम किया जाएगा कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है, आपके पास साथ धोखाधड़ी ना हो, आप अपने पैसे को सोच समझ के सही जगह इन्वेस्ट करो, या फिर उनकी और भी इन्वेस्टर्स की जितनी भी क्वेरीज हैं उनको भी सॉल्व किया जा सकता है इस तरीके के शिविर में। तो पुणे में पहला जो इन्वेस्टर शिविर है वो क्या लगाया गया, आयोजित किया गया। आगे प्लान है कि हम और भी स्टेट्स में और भी जगह पर और भी सिटीज में इस तरीके के शिविर आयोजित करवाएं, जिससे कि जो लोग हैं ना, वो जो इन्वेस्टर्स हैं उनके जो हित हैं उनको हम साध सकें, क्योंकि इन्वेस्टर्स के साथ कई बार बहुत धोखाधड़ी हो जाती है, उनको पता नहीं चलता, अपना हार्ड एंड मनी वो किसमें, इन्वेस्टमेंट के उसके चक्कर में खत्म कर जाते हैं। तो पुणे में क्या हुआ है, पहला निवेशक शिविर लगाया गया है निवेशकों को जागरूक करने के लिए। इसमें हमारा क्या है, निवेशकों को जागरूक करना, लंबित वित्तीय दावों का समाधान करना। यदि किसी को कोई बहुत टाइम से परेशानी है, उसका जो क्या है फाइनेंशियल क्लेम काफी टाइम से अटका हुआ है, तो उस चीज को भी यहाँ पे रिजॉल्व किया जा सकता है। IEPFA और सेबी के साथ मिलकर एक निवेशक शिविर का पहला कार्यक्रम पुणे में आयोजित किया गया। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, इसने क्या किया है, सेबी के साथ मिलकर ये शिविर आयोजित किया है। पुणे के अंदर पहला आयोजन हुआ है, 450 से अधिक निवेशकों ने भाग लिया। 19 कियोस्क लगाए गए। 6 से 7 साल से ज्यादा लंबित जो मामले हैं, जिसमें किसी का डिविडेंड अटका हुआ है, किसी का ब्याज अटका हुआ है, ठीक है, शेयरों पर किसी का दावा है वो अटका हुआ है कि इतने शेयर मेरे होने चाहिए थे, मेरे को इतना डिविडेंड मिलना चाहिए था, ये सब चीजें सारी कहाँ पे सॉल्व की जाएगी, यहाँ पे सॉल्व की जा सकती है, यहाँ पे उनको गाइडेंस दी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे बस इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है। पहला निवेशक शिविर कहाँ पे लगा है, पुणे में लगा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो, एयर मार्शल जसवीर सिंह मान ने संभाला पश्चिमी वायु कमान में वरिष्ठ वायु स्टाफ अधिकारी का पद। पश्चिमी वायु कमान, हमारी डिफरेंट कमान होती है, ठीक है, डिफरेंट क्या होती है, हमारी कमांड्स होती है। वेस्टर्न एयर कमांड के जो चीफ है वो कौन बनाए गए हैं, हमारे एयर मार्शल जसवीर सिंह मान
फोटो आप इनके यहाँ पे देख सकते हो। इसमें यदि बात करें हम लोग, एयर मार्शल जसवीर सिंह ने कैसे क्या कौन सी पोस्ट पर हमारे इसके अंदर आए थे? पहले क्या थे? ये फाइटर पायलट थे, ठीक है, फाइटर पायलट थे, फाइटर पायलट के रूप में वायुसेना में शामिल हुए थे। उसके बाद इनको अब इस टाइम पे 1989 में इनका वहां से करियर शुरू हुआ था फाइटर पायलट के रूप में, और अब क्या है 1 जून 2025 को वेस्टर्न कमांड के ये चीफ बना दिए गए हैं। हमारे भारतीय वायुसेना की प्रमुख कमानें कौन कौन सी है और उनके मुख्यालय कहां कहां पर है, ये आपको पता होना चाहिए। पश्चिमी वायु कमान वेस्टर्न एयर कमांड का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है। पूर्वी वायु कमान ईस्टर्न एयर कमांड का शिलोंग मेघालय में है। सेंट्रल एयर कमांड का प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। सदर्न एयर कमांड का तिरुवनंतपुरम केरला में। साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का गांधीनगर गुजरात में। ट्रेनिंग कमांड का बेंगलुरु कर्नाटक में। और मेंटेनेंस कमांड हमारी नागपुर महाराष्ट्र में काम करती है। ये आपको कुछ कुछ चीजें हैं, कम से कम वेस्टर्न, ईस्टर्न, सेंट्रल और सदर्न, ये तो याद करके रखना, बाकी चीजें तो याद कर सकते हो, ऑप्शंस के हिसाब से एलिमिनेट की जा सकती है, ठीक है। गाजियाबाद, शिलोंग, प्रयागराज और तिरुवनंतपुरम याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आज के जो भी हमने एमसीक्यूज किए हैं उनसे क्या, जो भी हमने करंट अफेयर पढ़े हैं उनसे आपको क्या करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगेन मैं बोल रही हूं 5 मिनट के अंदर हम ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फास्ट फॉरवर्ड। यदि आपको रुकना है तो आप लोग पॉज कर सकते हो और फिर उसका आंसर अपने दिमाग में सोच सकते हो, बट मुझे लगता नहीं है, यदि आपने सेशन अच्छे से देखा है तो आपको पॉज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा तो अभी तो ऐसे उलट सकते ना, जैसे कि पढ़ा और उल्टा, मतलब पढ़ के तुरंत आंसर दिया, तो वो तो दिमाग में रहता है हमारे। असली चीज जब है जब आप इसको आज पढ़ के सप्ते भर बाद आंसर करो, ठीक है। लेकिन अभी तो आपको अभी बताना है, क्वेश्चन मैं बोलती जा रही हूँ और आंसर बताती जा रही हूँ, आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। डीजीपिन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? बैंक खाता खोलना, पते को भू स्थानिक रूप से चिन्हित करना, मोबाइल नेटवर्क बढ़ाना, पैन कार्ड बनाना, क्या इसका उद्देश्य है? तो हमने देखा था कि जियो स्पेशली आइडेंटिफाइंग एड्रेसेस, पते को भू स्थानिक रूप से चिन्हित करना, मतलब किसी जगह को जियो स्पेशल एड्रेस देना। हाल ही में दिल्ली में शुरू की गई 34 डिजिटल अदालतें किस प्रकार के मामलों के लिए है? आपराधिक मामलों के लिए, चेक संपत्ति विवाद के लिए, चेक बाउंस और अन्य एनआई एक्ट से संबंधित मामलों के लिए, या फिर घरेलू हिंसा के लिए। डिजिटल अदालतें दिल्ली में क्यों शुरू की गई है? हमारे चेक बाउंस एवं अन्य नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से संबंधित मामलों के लिए ये हमने देखा था। डिजिटल अदालतें क्या होती है ये भी हमने देखा था। नोमैडिक एलिफेंट 2025 सैन्य अभ्यास का 17वां संस्करण आयोजित किया गया है कहां पर? मेघालय में, नई दिल्ली में, उलान बाटोर में, काठमांडू में। तो उलान बाटोर मंगोलिया में आयोजित किया गया है। ऑल्टरनेटिवली इंडिया और मंगोलिया में आयोजित किया जाता है। निम्नलिखित में से प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? कैरोलिना मारिन, सेरेना विलियम्स, एलियूड किपचोरो और राफेल नडाल किपचोगे, ठीक है। तो हमारे क्या आ गया? सेरेना विलियम्स को सम्मानित किया गया है 2025 के पुरस्कार से। हाल ही में भारतीय रेलवे ने पहली बार किन 2 स्टेशनों के बीच चेरी की ढुलाई शुरू की है? श्रीनगर दिल्ली, श्री माता वैष्णो देवी कटरा और मुंबई बांद्रा टर्मिनस, जम्मू और पुणे, उधमपुर और नागपुर। हमने देखा कश्मीर के कटरा स्टेशन से मुंबई के कहां तक? बांद्रा टर्मिनस तक चेरी की ढुलाई शुरू की गई है, और अब इसमें क्या है, कॉस्ट कम हो जाएगी। हाल ही में किसको ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर है नीरज चोपड़ा, जो कि जैवलिन थ्रो करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शांग्री-ला डायलॉग किस क्षेत्र का प्रमुख सुरक्षा सम्मेलन है? यूरोप का है, अमेरिका का है, एशिया का है, या फिर अफ्रीका का है? तो हमने क्या देखा, एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस और सिक्योरिटी मीटअप है कौन सा? शांग्री-ला डायलॉग। कहां पे आयोजित किया जाता है? हर साल जून में सिंगापुर के शांग्री-ला होटल में आयोजित किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंदर किस राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? उत्तर प्रदेश, गोवा, गुजरात, तमिलनाडु। तो हमने देखा गोवा को घोषित किया गया है, गोवा सेकंड स्टेट बन गया है केरला के बाद, जो पूरी तरीके से लिटरेट हो चुका है, कंप्लीट लिटरेसी हासिल कर चुका है। आगे बढ़ो। निवेशक शिक्षा और संरक्षक कोष प्राधिकरण ने सेबी के साथ मिलकर निवेशक शिविर का कार्यक्रम पहली बार देश में कहां आयोजित किया है? तो पुणे के अंदर आयोजित किया गया है। ये हमने देखा, निवेशकों को जागरूक बनाना इसका क्या है, उद्देश्य है। हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के वरिष्ठ वायु स्टाफ अधिकारी का कार्यभार संभाला है? तो एयर मार्शल जसवीर सिंह मान, मार्शल जितेंद्र मिश्रा, पंकज मोहन सिन्हा, एयर मार्शल कुमार प्रभाकरण। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा? एयर मार्शल जसवीर सिंह मान पश्चिमी वायु कमान के क्या है, हेड के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। तो ये हो गए आज के हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आज के हमारे करंट अफेयर से बने थे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। यदि सेशन अच्छा लगता है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख के जाइएगा,
और यदि सेशन अच्छा लगता है तो डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स जो कि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करना है। तो आज के सेशन में इतना ही है, कल की क्लास में आगे के करंट अफेयर देखेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।